अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आप में से बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि अगर हम जीके स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दिस ईयर, तो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको हमें अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाना पड़ेगा, और जो अपोस्टल और कंसोलर कंफर्म का प्रोसेस है वो क्या होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपने वाक़ई अटेस्ट करवाना है या उनकी वेरिफ़िकेशन करवानी है, और अगर आपने उसको अपोस्टल करवाना है तो किस तरह से करवाना है, और अगर आपने उसे कंसोलर कंफर्म करवाना है तो किस तरह से करवाना है। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ना जिसको आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करके सबमिट करना है, वो हमारे पास आता है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आपने अपना और अपने जो पेरेंट्स हैं उनका प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप को सबमिट करवाना है। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मीन्स कि आपके पास कोरियन नेशनैलिटी नहीं है, बल्कि आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं जब आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और इसी के साथ-साथ आपने प्रूफ ऑफ ऐज को भी सबमिट करवाना है। प्रूफ ऑफ ऐज जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक्चुअली आपका सिर्फ़ होगा, जिसमें ये बात लिखी होगी कि आपकी ऐज कितनी है, ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जीके स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की तरफ से सेट किया गया है, क्या आप उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं। मीन्स कि क्या आपकी ऐज लिमिट उतनी ही है जितनी उस क्राइटेरिया में मेंशन है या नहीं, इसलिए ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाना पड़ता है। अगर थर्ड डॉक्यूमेंट की बात की जाए, जो मैट्रिक और इंटर का हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट हमें अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से मिलता है, उन रिज़ल्ट कार्ड का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट हैं जिनके आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, या जिनको हमने अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाना है, ताकि हम इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। जिसमें सबसे पहला आपका प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप, ना सिर्फ़ आपका प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप बल्कि आपके पेरेंट्स का भी। सेकंड वन इज़ द प्रूफ ऑफ एज, जिसमें सिर्फ़ आपकी एज को चेकआउट किया जाएगा। थर्ड वन इज़ द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एंड फोर्थ वन इज़ द इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट। तो जब ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे हो जाएँ, तो नेक्स्ट वो आपने क्या करना है कि ये डिसाइड करना है क्या आपने इन्हें अपोस्टल करवाना है या कंसोलर कन्फर्म करवाना है। अब डिपेंड करता है कि क्या आप अपोस्टल कंट्री की लिस्ट में आते हैं कि नहीं। तो इन केस अगर आप अपोस्टल कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है। क्योंकि जो अपोस्टल कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं, उनके लिए क्या होता है कि उनके कंट्रीज़ में या उनके कंट्रीज़ के जो डिफरेंट सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अपोस्टल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो इजीली अवेलेबल होती हैं। तो आपको इन 4 डॉक्यूमेंट को उन्हें सबमिट करवाना होता है, और वो सिंपली आपको, अगर कोई मैक्सिमम ड्यूरेशन भी ले, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आपको इन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये प्रोसेस सिंपल सा होता है कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल करवा सकते हैं। वो स्टूडेंट जो अपोस्टल कंट्री की लिस्ट में नहीं आते, उन्होंने क्या करना है, तो उनके लिए थोड़ा-सा प्रोसेस लेंथी है। लेकिन अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले जो आपका मैट्रिकुलेशन और जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, मीन्स कि मैट्रिक और इंटर का जो फाइनल रिज़ल्ट कार्ड है, जो आपको आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड ने इश्यू किया है, उन दोनों को आपने सबसे पहले वेरीफ़ाई करवाना है आईबीसीसी से, अगर आप पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं। हर कंट्री के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि आपकी मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की सर्टिफ़िकेशन की अटेस्टेशन से डील करता है। तो ये आपने खुद चेक आउट करना है कि आप किस कंट्री से बिलॉन्ग कर रहे हैं, और उस कंट्री के अंदर कौन-सा ऐसा बोर्ड है जो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के सर्टिफ़िकेट की अटेस्टेशन करता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर आईबीसीसी जो है वो इन डॉक्यूमेंट की वेरिफ़िकेशन करता है। तो सबसे पहले आपने अपना जो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है वो आईबीसीसी से वेरीफाई करवाना है। जब आप इन 2 सर्टिफिकेट को आईबीसीसी से वेरीफाई करवा लें, देन आपने इन 2 वेरिफाइड सर्टिफिकेट को और आपका जो प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप है और जो प्रूफ ऑफ एज डॉक्यूमेंट है। अच्छा, एक बात, जो प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप है और जो प्रूफ ऑफ एज डॉक्यूमेंट है, ये आपका एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट हों। अगर आपकी कंट्री के अंदर एफआरसी का सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट है, देन इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि पाकिस्तान में भी एफआरसी को इश्यू किया जाता है। एफआरसी मीन फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी नेशनैलिटी क्या है और उनकी एज क्या है। तो इट्स मीन कि अगर आप इस सिंगल डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन कर लेते हैं, तो आपका जो प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप का
डॉक्यूमेंट है और जो प्रूफ ऑफ एज का डॉक्यूमेंट है, ये दोनों डॉक्यूमेंट इस एक सिंगल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो जाएँगे। तो कोशिश करें अगर आपके पास एफआरसी नहीं है, अगर आप पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं तो एफआरसी को अभी से ऑब्टेन कर लें। एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जो कि बहुत क्विकली से आपको 1 से 2 दिन के अंदर एफआरसी इश्यू हो जाता है। और अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू होता है, जिसमें आपकी एज और आपके पेरेंट्स की जो नेशनैलिटी है वो मेंशन है या नहीं। तो अगर ये इश्यू होता है देन वेल एंड गुड, और अगर इश्यू नहीं होता तो आपने ये देखना है कि उसका अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट आपके कंट्री में क्या है जिसे आप सबमिट करवा सकते हैं। तो जब आप अपने मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट कार्ड है उन्हें आईबीसीसी से वेरीफाई करवा लेंगे, तो उन वेरीफाइड सर्टिफिकेट को और इसी के साथ-साथ जो आपका एफआरसी है, जो कि अब प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप और प्रूफ ऑफ एज डॉक्यूमेंट को कवर अप कर रहा है, इन 2 डॉक्यूमेंट को आपने मोफ़ा से टेस्ट करवाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। और जब आप मोफ़ा से इन दोनों डॉक्यूमेंट को टेस्ट करवा लें, देन आपने क्योंकि हम अब साउथ कोरिया के अंदर स्कॉलरशिप के लिए स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपने अपने कंट्री के अंदर ही चेक आउट करना है किस सिटी के अंदर कोरियन एम्बेसी जो है वो लोकेट करती है। देन फिर उस कोरियन एम्बेसी से इन दोनों डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है। तो यही प्रोसेस होता है कि आप अगर अपोस्टल कंट्री की लिस्ट में नहीं आते तो आपने अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से वेरीफाई करवाना है। एक बात ये है कि जो अपोस्टल का प्रोसेस होता है वो यूजुअली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन क्विकली हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे पास जो कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है, ये होता तो थोड़ा लेंथी है लेकिन ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता एज़ कम्पेयर टू द अपोस्टल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस एक्चुअली आपने फॉलो करना है अगर आप जीकेएस स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इन डॉक्यूमेंट का आपके पास अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्म सबमिट नहीं करवाएँगे, तो पॉसिबल है कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी जाए, क्योंकि जो जीकेएस है अब वो सिर्फ़ उन्हीं डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है कि जो यहाँ तो अपोस्टल हो या कंसोलर कन्फर्म्ड हो। अब वो नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इट्स मीन कि आपने नोटराइज़ नहीं करवाने बल्कि अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्म करवाने हैं। लेकिन एक बात वो ये कि क्योंकि हम इस स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करवाना। तो इट्स मीन कि अगर हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करवाएँगे, तो हमने क्या करना है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जिनको हमने अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाया है, उनकी एक अच्छी-सी कलर्ड कॉपी करवाएँगे और उस कलर्ड कॉपी को हम नोटराइज़ करवाएँगे नोटरी पब्लिक ऑफ़िसर से, और उस फिर कलर्ड कॉपी को जिसको हमने नोटराइज़ किया है, उसकी फर्दर 3 फ़ोटोकॉपीज़ को क्रिएट करके अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएँगे अगर हम एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो जो एक हमने कलर्ड फ़ोटोकॉपी जिसको हमने नोटराइज़ करवाया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, सिर्फ़ उसी को हम सबमिट करेंगे। तो ये बात माइंड में रखनी है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करवाना। अगर डॉक्यूमेंट को नोटराइज़ करवाना भी है तो तब करवाना है कि जब आप उन्हें अपोस्टाइल और कंसोलर कन्फर्म करवा चुके हों, क्योंकि हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करवा सकते। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फिर अल्टरनेटिव यही है कि पहले उन्हें या तो अपोस्टाइल करवाएँ या कंसोलर कन्फर्म करवाएँ। देन उनकी जो फ़ोटोकॉपी है उसे नोटराइज़ करवाकर उस फ़ोटोकॉपीज़ डॉक्यूमेंट को हमने सबमिट करवाना होता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं उनके माइंड में एक और कन्फ्यूजन है वो ये कि क्या हमने जो अपना अचीवमेंट सर्टिफ़िकेट्स हैं और जो अवार्ड सर्टिफ़िकेट हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफ़िकेट है या टॉपिक लेवल सर्टिफ़िकेट है, क्या हमने उनको भी पोस्टल और कंसोलर कन्फर्म करवाना है? तो द आंसर इज़ नो, आपने उनको कंसोलर कन्फर्म या पोस्टल नहीं करवाना, बल्कि जो 4 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने पोस्टल और कंसोलर कन्फर्म करवाना है। बल्कि ये 4 भी नहीं होते, अगर आपके कंट्री में एफआरसी का कॉन्सेप्ट है, मीन्स कि अगर आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट मिल जाता है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। एक आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफ़िकेट, दूसरा आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफ़िकेट एंड थर्ड वन इज़ द एफआरसी। तो इन डॉक्यूमेंट को आपने पोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाना है। इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट को पोस्टल या कंसोलर कन्फर्म नहीं करवाना, बल्कि आप उनकी सिंपल फ़ोटोकॉपीज़ को सबमिट करवा सकते हैं। बट इन केस अगर आपका कोई टेस्ट स्कोर है रिलेटेड टू द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या अवार्ड या अचीवमेंट जो कि इंग्लिश में रिटन नहीं है, तो देन आपने क्या करना है कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है, देन उसको आप ऑथेंटिकेट और वेरीफ़ाई करवा सकते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट आप समझते हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर वो ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, तो देन आप उनकी फ़ोटोकॉपी करवाकर सबमिट करवा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड होता है कि डॉक्यूमेंट को पोस्टल और कंसोलर कन्फर्म किस तरह से करवाना है, अगर आप जीकेएस स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और किन-किन डॉक्यूमेंट को आपने पोस्टल और कंसोलर कन्फर्म करवाना है, ये भी मैंने आपको मेंशन कर दिया।
अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स, रिगार्डिंग द अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्म प्रोसेस, so you can ask me a question. I will definitely try to answer your question. So meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz.